आलोक भाई, मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। मतलब ये तो बड़ा अजीब सा है जो चरत भाई कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की स्टेचू ही लगवा के मामला अगर ठीक कर देने की बात है तो मतलब इससे अब क्या बोला जाएगा। और मैं एक आपसे टिप्पणी और चाहूंगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी जी को ये सारे नाम चेंज करना है, उनको लखनऊ को लक्ष्मणपुरी करना है, अलीनगर को क्या क्या करना है। लेकिन एक जगह मैं कई बार इससे हूं, इस पे कोई अभी तक चर्चा नहीं हो रही। जो पंकज चौधरी नए अध्यक्ष आए हैं उत्तर प्रदेश के, इनका जो व्यापारिक पारिवारिक व्यापार है उसका उसका जो तेल बनाते उसका नाम राहत रू है। राहत रू ही के नाम से पिछले मतलब 100 साल पुराना वो उपक्रम है। अब उसका नाम भी तो चेंज होना चाहिए ना। तो किसी ने कहा आत्मा से क्या, आत्मा को आराम, आत्मा को क्या क्या, तो वो लोगों ने कहा नहीं, आत्मा को आराम जो है वो उर्दू वर्ड है, तो आत्मा को विश्राम। तो उस तेल का नाम भी तो चेंज होना चाहिए ना। अगर आप भाई उर्दू से इतने खिलाफ हैं तो तेल का नाम भी चेंज हो जाना चाहिए। मैं एक चीज और जरा पूछ लूं, क्योंकि ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ आलोक भाई, हमारे फिर उन्हीं दर्शक ने एक और बेसिक बात उठाई। कल मोदी जी के चलते कल प्राथमिक विद्यालयों को खोला गया था उत्तर प्रदेश में ना। उनका कहना क्या है कि अगर क्रिसमस के दिन आप प्राथमिक विद्यालय खोल रहे हैं, खोलिए, अच्छी बात है। तो क्या होली दिवाली के दिन भी आप प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे अगर इस तरह का वर्क कल्चर आएगा? क्योंकि ये जो जो हम लोग एक नया कल्चर शुरू कर दिए हैं, वो एक तरह से इसलिए खतरनाक है। मैंने कल भी इस डिबेट में कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन भारत और नेपाल छोड़ के दुनिया के सारे देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जबकि क्रिश्चियंस और इस्लाम, जो इस्लाम धर्म है, इसको मानने वाले बहुत से देशों में बहुसंख्यक हैं। बहुत से देशों में, एक या दो में नहीं, मतलब वो 50, 60, 70 देशों में। हम सिर्फ दो, भारत और नेपाल में बहुसंख्यक हैं, बाकी जगह अल्पसंख्यक हैं। जो काम बीजेपी इस तरह के करती है, उससे वो दुनिया के रहने वाले उन सारे अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति दुश्मनी निभा रही है, क्योंकि उनकी पोजीशन वहां ऑकवर्ड होती है। मैं इस पे भी एक चाहूंगा कि आप, ये प्रेरणा स्थल से कितना वोट मिलेगा, उसके साथ साथ इस पे भी एक छोटी टिप्पणी करें आलोक भाई। देखिए, ऐसा है कि देश की इज्जत गई है कल। और मैं आपको अपनी बात की तमहीद में ये बता दूं, मैंने आपके चैनल पर और कई अन्य चैनल पर कहा है कि दरअसल लोग अभी कांग्रेस मुक्त भारत के माने नहीं समझते। ये सीधा संदेश है कि अब हम बिल्कुल आर्डेंट राइट विंग पर चलेंगे, जहां होगा भीषण शोषण, अपराध। दक्षिण पंथ का यही एक स्वरूप, उसका यही एक कैरेक्टर है। इनको देश के सम्मान की क्या परवाह। इन्होंने देश के सम्मान को तो गोली मार दी थी ना 30 जनवरी 48 को, और उसका जो रेप्लिका था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको आज दिन तक ये गोली मारते चले आ रहे हैं। इनका रिफर्केशन जिस दिन होगा ये झेल नहीं पाएंगे। अभी आपको मैं एक छोटी सी इत्तला दे के मूल विषय मूर्तियों पर और उनके कैरेक्टर पर आता हूं। अगर यहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद है, तो अमेरिका में भी मागा है। ये 300 चर्चें जलाई गई थी और 2.5 साल इन्होंने बीरेन्द्र सिंह को नहीं हटाया था। लेकिन एक कैथोलिक क्रिश्चियन है ट्रंप, उसको ट्रंप से मिलने गए थे तो बीरेन्द्र सिंह को हटा के गए थे। और दिवाली पर जब पटाखे हटाके छोड़े गए हैं ना, तब वहां मागा ने इतनी गालियां दी। और जो ट्रंप के आदमी है, FBI के प्रमुख काश पटेल, उन्होंने जो बधाइयां एक्सटेंड की दिवाली पर, उनको गालियां दी गई और कहा गया गो टू योर ओन कंट्री। अब आता हूं मैं, देख लीजिए, मूर्तियां कल ही नहीं स्थापित हुई है। देश का पूरा जो है चिंतन चेंज कर दिया गया है। एक मूर्ति अंडमान में स्टेब्लिश हुई है, जिसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्वर्सेशन ऑफ वल्लभ भाई पटेल वॉल्यूम 6 में वो लिखते हैं कि गांधी जी की हत्या के सेंटर में सावरकर था, जो कि गोडसे की बयानबाजी की वजह से छूट गया था, लेकिन कपूर कमीशन में वो दोषी पाया गया था। वहां पर उन्होंने कह दिया है कि सत्य नहीं शक्ति। अब जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1947 में सत्य और मूल्य पर, अब उसके रिवर्स हमें चलना होगा झूठ और ताकत पर। तो प्रधानमंत्री, हंसी आती है, एक प्रधानमंत्री की उपलब्धियां इतनी कि हमने इतनी बड़ी पटेल की मूर्ति बना दी, इतनी बड़ी, अभी एक शायद गोवा में राम आम की मूर्ति बना के आए हैं। भाई गांधी नेहरू की मूर्तियां इंदिरा जी की मैंने देखी, लेकिन इतनी हाइट्स की हमने नहीं देखी। वेस्टेज ऑफ मनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर मूर्तियां बनवाने पर आ जाते तो यहाँ जितने हम सब लोग बैठे हुए हैं,
आजादी के तुरंत बाद मूर्ति मंदिर में, तो बहुत से लोगों के पिता मर जाते, क्योंकि उस समय देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 30 इयर्स थी। उस लाइफ जीवन दान दिया उन्होंने, वो वर्क किए कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े। अपनी मृत्यु तक 1964 तक वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 इयर्स कर गए थे। अब आइए मैं क्या प्रेरणा देंगे। एक ये अखबार है 7 जनवरी 1940 का, हिंदू महासभा का वो मुस्लिम लीग का लीडर था बैरिस्टर फजलुल हक, जिसने खड़े होकर के पाकिस्तान का ऐलान किया था, जहां मीनारे पाकिस्तान बनी है, जहां तीर से समझ के अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। हिंदू महासभा का फैजलुल हक कहते हैं 7 जनवरी 1940 सब कुत्ते एक समान हैं, उनमें केवल भेद इतना है कि उनमें से कुछ काटने से पहले भौंकते हैं जबकि कुछ नहीं भौंकते हैं। इस बात से बंगाल के प्रधानमंत्री, उस समय जो है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था और कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। फजलुल हक यहाँ परसों जिला प्रांतिक मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में अपना भाषण देते हुए हिंदू महासभा और कांग्रेस की तुलना इन्हीं कुत्तों से की। कांग्रेस चली गई भारत छोड़ो आंदोलन में और श्यामू भैया चले गए फजलुल हक के साथ सरकार में शामिल हो गए, तो एडमिटेडली उन्होंने कुत्ता साबित कर दिया। पहले उन्होंने भारत माता को नोच डाला, जिन्ना के साथ मिलकर 2 टुकड़े कर दिए, और उनके वारिसों ने आज देश को नोच डाला है। देश, अभी एक रिपोर्ट आई है कि 64% रिसोर्सेस पर 10% लोगों का कब्जा है। सोना चांदी निकल चुका है। रिजर्व बैंक की 2 रिपोर्ट आई हैं कि अव्वल रिपोर्ट ये है कि जो है जितने लोग ने गोल्ड लोन ले रखा था वो वापस नहीं ले पा रहे हैं, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या में 140% की बढ़ोतरी हो गई। अब बैंक ने यह कह दिया कि चांदी रख के भी लोन ले लेंगे, चांदी रख के लोन ले, अब चांदी भी निकाल दो। ये आजादी के मूल्य को खत्म करने के लिए था। ये मूर्तियां स्थापित की गई हैं। देख लीजिए, एक जेपी मॉर्गन है, बहुत बड़ा पूंजीपति, दुनिया में क्या कहा था, हमारे देश का पॉलिसी बेस्ड मर्डर हुआ, पॉलिसी बेस्ड गुलामी हुई गई। गिव मी द पावर एंड करेंसी, आई डू नॉट बॉदर हु इज इन पावर। आज पॉलिसी बेस्ड मर्डर हुआ इस देश की जनता का, अब उसका ऑप्टिक्स दिखा करके ये पेट भर रहे हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब 8 जनवरी 1950 को पंडित नेहरू और लियाकत अली पैक्ट साइन करते, नेहरू लियाकत पैक्ट के इधर के अल्पसंख्यक उधर के दोनों के तरह के अल्पसंख्यकों का जो है अपनी अपनी हिफाजत करेंगे, श्यामू भैया सरकार छोड़ भाग जाते क्योंकि वो छठे हुए दंगाई थे। श्यामा प्रसाद के वंशज ये क्या कर रहे हैं? इनकी एक बात है, गांधी जी की हत्या होती थी ना, दबाव था हिंदू महासभा का, श्यामा प्रसाद अलल ऐलान तब हिंदू महासभा को छोड़ते हैं और कहते हैं कि अब हम सांप्रदायिकता नहीं करेंगे। आजादी के पहले सांप्रदायिकता करना जरूरी था क्योंकि मुस्लिम लीग मौजूद थे, तो उनके वंशज आज कर क्या रहे हैं? नरेंद्र मोदी के आदर्श गोलवलकर हैं, जिन्होंने 2 दुश्मन बनाए थे, ईसाई और मुस्लिम। मुस्लिम को मारना हो तो गाय का आरोप लगा दो, ईसाई को मारना हो तो कन्वर्सन का आरोप लगा दो। ये ठेठ दक्षिणपंथ, इसमें अपराध के अलावा कुछ नहीं है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसका पूरी बेहयाई के साथ अलल ऐलान कर दिया है। कुछ लोग पहले सोचते थे कि चलो ये नेहरू तक चोट करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ये गांधी का लिहाज करते, अब गांधी का लिहाज भी खत्म हो गया है। ये बहुत बड़े वाले बेशर्म है, इनको किसी चीज का लिहाज नहीं है। अब आइए, श्यामा प्रसाद भाग जाते हैं। श्यामा प्रसाद कहाँ हुए? बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। सन 53 में लोगों को बहुत बड़ा इल्हाम है कि कश्मीर के मुद्दे पर अलग हुए, तो 50 में लियाकत पैक्ट को लेकर के अलग हुए थे। उसके बाद क्या कैसे मरे थे? जाकर के झूठ बोलते हैं। कहाँ गया था बलिदानी इनका जज्बा? एक थाने तक तो कभी गए नहीं होंगे। वहां पर गरीबी और अमीरी के प्रश्न को ये हिंदू और मुस्लिम का प्रश्न बना के गए। तो मैं आज आपके चैनल पर बताता हूं, वहां पर राजा डोगरा की बनाई हुई एक पार्टी थी, प्रजा परिषद, जिन डोगराओं के पास बड़ी बड़ी जमीनें थी और गरीब मुस्लिमों के ऊपर और गरीब रियाया के ऊपर अत्याचार होता था। इधर नेहरू एक्सीलेंट लैंड रिफॉर्म कर रहे थे, इसलिए नेहरू आज दिन तक गाली खाते हैं। जिन जमींदारों रजवाड़ों की जमीनें ली गई, वहां पर जब जो है गरीबों की, अमीरों की जमीन डोगराओं की छीनी जा रही थी और लैंड एक्वायर करके दी जा रही थी गरीबों को, तब वो जो नुमाइशी डेमोक्रेसी पार्टी थी डोगराओं की, तब प्रजा परिषद का आंदोलन चल रहा था। श्यामा प्रसाद उसके समर्थन में गए थे।
ये वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने हर्बर्ट को चिट्ठी लिखी थी बंगाल के गवर्नर को भारत छोड़ो आंदोलन में कि हमें इस समय ब्रिटिश हुकूमत जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसी है तो हमें इस आंदोलन को नहीं करना चाहिए, इसे तोड़ने के लिए रास्ते बताए थे उन्होंने, और कहा था कि हम जैसे चुने हुए प्रतिनिधियों को तो कुछ विभिन्न विशेष अवसरों को छोड़ करके आजादी तो मिली ही हुई है। ये प्रेरणा लें हम। जब बंगाल में अकाल पड़ा था, करीब 45 लाख आदमी मर गया था, जब चर्चिल ने कहा था वेदर गांधी हैज डाइड, जब जो है बॉवेल ने कहा था, अरे बॉवेल ने कि बंगाल में लोग भीख से मर रहे हैं, तब श्यामा प्रसाद धान की कालाबाजारी कर रहे थे, अपने मकान की दीवारें ऊंची कर ली थी, स्टील का गेट बड़ा बना लिया था। वही कालाबाजारी की वजह से आज 200 रुपए किलो का सरसों का तेल बिक रहा है, जो सारी सरसों पड़ी हुई है अडानी और रामदेव के पास। अब आइए, ये दीनदयाल और अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे अगल बगल खड़ा कर दिया, कह रहीम कैसे निभाए केर बेर को संग। अरे भाई, जब बलराज मधोक ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा यार तुम दीनदयाल की हत्या को एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, अपनी किताब में लिखा जिंदगी का सफरनामा में, तो अटल बिहारी के शब्द सुनिएगा। आप नहीं जानते हैं कि दीनदयाल कितना लड़ाकू झगड़ालू व्यक्ति था, ये शब्द थे था। अरे झगड़ गया होगा ट्रेन में, किसी ने धक्का दे दिया, मर गया। ये मेरे शब्द नहीं है, अटल बिहारी के शब्द है बकौल बलराज मधोक, हुआ द फाउंडर ऑफ जनसंघ, जिन्होंने जनसंघ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। वो दीनदयाल उपाध्याय से हम क्या प्रेरणा लें, जिन्होंने एक किताब लिखी, गांधी की किताब को कॉपी कर लिया, हिंद स्वराज को लिख दिया अंत्योदय। अरे आप प्रेरणा ले सकते हैं, आप लिख देते मेरी किताब का प्रेरणा स्रोत गांधी का हिंद स्वराज है। गांधी जी ने जब हिंद स्वराज लिखा था तब उन्होंने लिखा था मेरी किताब का प्रेरणा स्रोत है रस्किन की किताब अनटू द लास्ट, और जब रस्किन ने अनटू द लास्ट लिखा तब उन्होंने कहा था मेरी किताब का प्रेरणा स्रोत है बाइबल का चैप्टर मैथ्यू 20, फर्स्ट विल बिकम लास्ट एंड लास्ट विल बिकम फर्स्ट। ये सब चोर है, ये चोर उठाई गिर है, ये वही कर रहे हैं। पंडित जी बना रहे थे इसरो, हालांकि इंडियन स्पेस कमेटी, तो कहा था ये सब बनाने की क्या जरूरत, इसका वर्णन तो हमारे शास्त्रों में है। एकात्मवाद, बंच ऑफ थॉट को बिल्कुल सरलीकरण करके लिख दिया, बार बार इशारा करते हैं ये मुसलमान का, इनको हम हिंद महासागर में फेंक दें, ये मुसलमान का हिंद महासागर में फेंक दें। अरे मुसलमान के पुराना सोफा या टेलीविजन है जो फेंक दोगे उठा करके, ये इशारेबाजी क्यों की जा रही है, क्लेरियन कॉल्स क्यों दी जा रही है आपकी किताब में। ये अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे क्या प्रेरणा लें, अपने चाचा को फंसा के भाग जाए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, जिंदगी भर झूठ बोले हम। लीलाधर वाजपेयी को फंसाया था और माफीनामा लिखा था और कहा था कि, और उसमें अपने चाचा को ककुआ कह के संबोधित किया था कि ककुआ भीड़ को भड़का रहे थे, भीड़ चली फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ, भीड़ फॉरेस्ट ऑफिस पे पथराव करने लगी और हम और हमारे भाई प्रेम बिहारी वाजपेयी भाग आए और वादाबाप गवाह बने थे। क्या प्रेरणा ले अटल बिहारी वाजपेयी से, क्या प्रेरणा ली जाए जो जिंदगी भर झूठ बोले, भारत छोड़ो आंदोलन में अपने चाचा को सजा करा दी। ऐसी ही प्रेरणा ये देंगे, सत्ता में आए शुचिता और पारदर्शिता करके। और शरद प्रधान जी जानते होंगे डे 1 से डे लास्ट तक अपने दामाद के जरिए दलाली कराते रहे रंजन भट्टाचार्य, मिस्टर 10% है। मिनिस्ट्री कांग्रेस ने जरूर कुछ सेक्टर्स को वो दे देती थी स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट का करके, लेकिन इन्होंने तो मिनिस्ट्री फॉर द डिस इन्वेस्टमेंट ही खोल दिया था, जिसका डी फैक्टो, वैसे तो मंत्री अरुण शौरी तो डी फैक्टो मिनिस्टर इनका दामाद था। बहुत उंगलियां उठती थी, इंडिया टुडे सारी की मैगजीन रंगी रहती थी। जिंदगी भर झूठ बोलते रहे वो। कारगिल में चीनी भेजी थी कारगिल में। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में वहां के वित्त मंत्री ने बताया था कारगिल के दौरान 2700 बैगन चीनी आई, और सदन में बोलते चीनी नहीं भेजी गई। हमारे सैनिक कुर्बानी दे रहे थे, जरूरत में ज्यादा मर रहे थे, 800 सैनिक मरवा दिए। इतनी हाईवी क्लिप्स पर चढ़ना तो जब कमांडिंग पोजीशन में थे, तब क्लिंटन का फोन आया, सेफ पैसे दे दिया। क्यों नहीं आपने जो 93,000 सैनिकों की इंदिरा गांधी की तरीके अरेस्ट करके दुनिया को दिखाते कि आतंकवादी नहीं थे। ये प्रेरणाएं ले इन लोगों से हम, तुच्छता पारदर्शिता का नाटक करते थे। तो इसलिए आप भीषण दक्षिणपंथी झूठ, हर किस्म का संभव अपराध, हर किस्म की अनैतिकता की तरह बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, अब इनको ये भी डर लगने लगा है कि इनका देश के आर्थिक हालात इतने बदतरीन हो गए हैं कि जो है इनका
जो कोर समर्थक था वो भी अब बिलबिलाने लगा है, तब उसको एक तरीके का ये कम्युनल इन्फ्यूजन देने की कोशिश की गई है, पैसा बर्बाद किया गया। अरे क्यों ना इनके समर्थक जो सुनने गए, क्यों ना ले जाए गमला चुरा करके। जब प्रधानमंत्री ने देश का बहुत कुछ चुरा करके 800 कार्यालय इतने महंगे महंगे बनाए तो बेचारे तो गमले ले गए। उनको मैं कोई दोष नहीं देता हूं। आजकल पैसा बहुत कम है, किसी को फ्लावर व्लावर लगाने होंगे, सोच रहे होंगे मालीगिरी में बड़ा खर्च हो जाएगा, चलो यार यही ले चलो। इतनी देर इस मूर्ख प्रधानमंत्री का भाषण हमने झेला है, उसका कुछ तो हमें मिले 1.5 साल आगे बताएंगे।